नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके चैनल क्विक आईएएस में। आज हम देखने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए जो पॉलिटी की क्लास है। क्लास नंबर आपकी 4 रहने वाली है और टॉपिक है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। ठीक, इस सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहना दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज का क्लास है जैसे यहाँ है डीपीएसपी में, इसे भाग 4 में रखा है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में रखा हुआ है। जैसे भाग 1 था, भाग 2 करा दिया। ठीक है, जैसे नागरिकता भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, भाग 1 में भारत है, भारत। और भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में आ गया आपका डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में रखा है डीपीएसपी को। और अनुच्छेद कहाँ से लेके 36 से लेके 51 तक। ठीक है, 36 से लेके 51 तक संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी की बात करता है। ठीक है, और इसे इसे आयरलैंड के संविधान से लिया है। सवाल यहाँ से बनता है कि जो डीपीएसपी है उसको किस देश से अंगीकृत किया या लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से संविधान से हमने भारत के संविधान में जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि आयरलैंड ने ये कहाँ से ग्रहण किया था, तो ये स्पेन से लिया था। आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपका। ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक है, किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है। ठीक है, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है कि ये इनको कब उपलब्ध कराए। ठीक है, इसी कारण से जो केटी शाह है, केटी साहब ने बोला था कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी एक चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार के पास में ये है। ठीक है, लेकिन सरकार के पास जब संसाधन होंगे तब इनको वो समान मात्रा में लोगों को प्रदान कर सकती है, इच्छा अनुसार इसका भुगतान कर सकती है। तो ये इसका सारांश है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक है, कैसी है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसे संविधान का आदर्श भी कहा जाता है और इसके माध्यम से ज्ञात होता है कि भारत एक लोक कल्याणी राज्य है। ठीक है, भारत एक लोक कल्याणी राज्य है, डीपीएसपी से ये ज्ञात होता है। ठीक, अब देख लेते हैं आपके आर्टिकल जो अनुच्छेद हैं। ठीक है, जिनमें हम 36 से लेके 36 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हम इसमें देखेंगे कि किस किस अनुच्छेद में क्या दे रखा है। जैसे आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की क्या है परिभाषा है। जब हमने देखा था फंडामेंटल राइट की जो क्लास हमने ली थी, तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत बताया गया था कि राज्य की एक परिभाषा होगी। ठीक है, राज्य की परिभाषा थी जिसके अंतर्गत आपकी न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, अब यहाँ देखें अनुच्छेद 36 में भी यही बोला है कि जो डीपीएसपी है इसके संदर्भ में राज्य की परिभाषा क्या होगी, तो ये हमें बताता है। ठीक है, और अनुच्छेद 37 की बात करें तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है या वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जैसे फंडामेंटल राइट होते हैं, आपके मौलिक अधिकार होते हैं, है ना, अगर उनका कहीं पर भी हनन हो रहा है, ठीक है, या उनको लागू करने में या रोक लगाई जा रही है, जैसे आपके मौलिक अधिकार है उनको रोक लगाई जा रही है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन अगर उसी कंडीशन में देखें जो आपके डीपीएसपी हैं, ठीक है, इनको न्यायालय द्वारा आप इनका अगर इनका जो हनन है या इनको रोका जा रहा है या इनके जो काम है उनके अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा, जैसे आपके डीपीएसपी है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा, तो आप उसको लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट में अगर आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन जो आपके डीपीएसपी हैं इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, न्यायालय में नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय द्वारा इनको परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है। ठीक है, इनको बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से। ठीक, समझ में आया? अब आता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, जैसे राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करेगी। ठीक है, 38 है लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात करता है, जो सरकार कल्याण करेगी किसका? जनता का। जैसे जनता है, गरीब जनता है, अगर उनको वो राशन कार्ड, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 की बात करें तो समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन तथा संसाधनों के उचित वितरण, राज्य बालकों का स्वास्थ्य एवं गरिमामय जीवन उपलब्ध कराए। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात बोली गई है कि जैसे
अनुच्छेद 39 है, इसमें बोला है कि समान कार्य करना है। ठीक है, समान काम है कि कोई ए काम है। ठीक है, ए काम है, इसमें आपका मेल भी कर रहा है और फीमेल दोनों। ठीक है, तो दोनों को इस काम के लिए क्या होगा, समान वेतन मिलेगा। ठीक है, समान वेतन की बात करता है एक काम के लिए, समान काम है और उसमें स्त्री और पुरुष है तो उन दोनों को कैसा वेतन होगा, समान वेतन होगा। जैसे 8,000 पुरुष को मिल रहा है तो 8,000 ही आपको महिला को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात करता है। संसाधनों के उचित वितरण की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 राज्य बालिकाओं को स्वास्थ्य गरिमामय जीवन और उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर दायित्व है इसका, राज्य के ऊपर। ठीक है, देश के ऊपर ये इसका उद्देश्य है और उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 39 बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 39 आपका सही आंसर होगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर आता है 39, है ना, 39 क या 39A। ठीक, इसमें क्या है, निःशुल्क विधि कानूनी की सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, जिसको जो अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, विधि कानून या किसी को वकील को हायर करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है या वो कैपेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, उसको निःशुल्क विधि कानून सहायता प्रदान करता है। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 39 क में, इसको जोड़ा गया था। और ये इसको जोड़ा कब गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ से 2 सवाल आपके बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो आप देखिए। जैसे इसमें बोला है अनुच्छेद 39 क, ठीक है, तो यहाँ बोलेगा निःशुल्क विधिक कानून सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 39 क। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि अनुच्छेद 39 क के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता प्रदान करता है राज्य। ठीक है, राज्य का मतलब है देश से। ठीक, और अगर दूसरा सवाल ये बन सकता है, दूसरा सवाल इस तरह से बनेगा कि जो आपका निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता है, ठीक है, ये डीपीएसपी में कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता आपके डीपीएसपी में जोड़ा गया था अनुच्छेद 39 क के रूप में। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, ये मोस्टली आता रहता है। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, संगठन यानी कि गठन। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक, तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बताया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। ये आपके डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है। ठीक है, और ये एक गांधीवादी विचारधारा से संबंधित ये अनुच्छेद है। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 41। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, जैसे मिलान करने के लिए आता है तो उसमें भी ये कई बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है सवाल है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त करना, जैसे वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन आदि, इस तरह की जो और विकलांग पेंशन आदि, इस तरह की जो सहायता है वो प्रदान करता है अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया। सबसे ज़्यादा पूछने वाले यही हैं 39 का 40, और फिर ये पूछ लेता है 42। अनुच्छेद 42 की बात करें तो इसमें न्याय संगत कार्य की मनोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है, जैसे गर्भवती महिला द्वारा कठोर शारीरिक श्रम न करना। ठीक है, तो ये क्या है, न्यायोचित दशाएं, किसी भी कंडीशन में अगर कुछ काम होता है जैसे गर्भवती महिला और उस पर ज़बरदस्ती कोई कठोर श्रम कराया जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, राज्य उसकी सहायता करेगा और उसको इस काम को करने से रोकेगा। ठीक है, कठोर शारीरिक श्रम नहीं किया जा सकता है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति और उससे कोई कठोर कार्य कराया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो उसको भी नहीं करा सकते। उसको किसके अंतर्गत आ रहा है, अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है अनुच्छेद 43, निर्वाह योग्य मजदूरी। ठीक है, अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार का निर्वाह हो सके, कुटीर उद्योग की बात करता है। तो अनुच्छेद 43 की बात करता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी की बात करेगा, किसमें, अनुच्छेद 43, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि परिवार का जो है निर्वाह अच्छी से और आराम से हो सके। ठीक है, कुशल योग्य। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, इसमें उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का में उद्योग जो प्रबंधन है उसमें कामगारों की भागीदारी की बात करता है अनुच्छेद 43 के। तो कामगारों की भागीदारी की बात करेगा किसमें, आपके 39 क में बोलता है। ठीक है, 43 क में बोलता है। ठीक है, 43 ख की बात करते हो, इसमें सहकारिता की बात करता है, मतलब कि सभी के साथ में मिलकर। ठीक है, अनुच्छेद 44 ठीक है,
तो अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, ठीक है, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह तलाक की शर्तें समान रहेंगी, भले ही वह विवाह की रीतियाँ अलग हो। सबसे पहले जो लागू हुआ था वो गोवा में हुआ था, ठीक है। अगर दूसरे बात करें तो ये उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। पहले तो हो चुका था ये 61 से समय में यहाँ पे गोवा में तो लागू था, लेकिन जो पहला राज्य बना है ये कौन सा बना है, उत्तराखंड है, जिसमें अभी जो आगे अनुच्छेद 44 को लागू किया गया है, ठीक है। नोट, भारत का एकमात्र राज्य गोवा है जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। अपराध के कानून को दंड संहिता तथा चुनाव के कानून को आचार संहिता कहते हैं, ठीक। अनुच्छेद 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, कितने कम आयु के बच्चे होते हैं, 6 से, ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए देखभाल शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। तो 6 से कम उम्र के बच्चे, लेकिन उसमें क्या होता है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की बात करता है, ठीक है। 2 अनुच्छेद 23 था, 21 कमेंट था, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है, ठीक। और यहाँ देखें तो शिक्षा के अधिकार को अब क्या है, मूल अधिकार बनाकर अनुच्छेद 21 क में इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ 2 सवाल यहाँ बन सकते हैं कि कौन सा जो अधिकार है जो आपके DPSP का भी पार्ट है और आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल का भी पार्ट है, ठीक है। तो वो है शिक्षा का अधिकार, और इसको कब जोड़ा गया था, अनुच्छेद 21 क में जोड़ा है शिक्षा के अधिकार को, और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें ST ST तथा अन्य दुर्लभ वर्ग है उनके शैक्षिक आर्थिक हितों की रक्षा करना है आपके 40 में, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, अब इस बार पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। अनुच्छेद 46 में ST ST तथा अन्य जो दुर्लभ वर्ग है उनके शैक्षिक अधिकार आर्थिक हितों की रक्षा करना है, ठीक। अनुच्छेद 47 की बात करें, सरकार पोषक आहार उपलब्ध कराएगी तथा नशीली दवाओं एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, ठीक है। तो 47 क्या है, सरकार जो है पोषण आहार उपलब्ध करानी है, नशीले एवं शराबों पर प्रतिबंध लगाना है, ये अनुच्छेद 47 की बात करता है, ठीक है। अगर वीडियो को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दिया करें दोस्तों, और लाइक भी कर दिया करें, और कुछ कमेंट भी कर दिया करें अगर कोई भी इसमें दिक्कत होती है। हाँ, दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपको इस क्लास की PDF, अगर सभी क्लासों की जो PDF है अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, टेलीग्राम चैनल को, जहां से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आज की जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि कृषि एवं पशुपालन की वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। तो ये किसकी बात करता है, अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन की वृद्धि और दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध की बात कर रहा है अनुच्छेद 48। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 48 का क्या बोलेगा, जिसमें पर्यावरण की बात करें तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है, और कर्तव्य होगा, ठीक है, किसका, राज्य का होगा। और ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था 48 का को, ठीक है। एक 48 है जिसमें कृषि पशुपालन की वृद्धि, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाना है, और 48 का की बात करें तो पर्यावरण, वन तथा जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा, और साथ ही इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 39 की बात करें, अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। जैसे राष्ट्र की जो स्मारक है उनकी जो रक्षा करना है, ठीक है, उनका जो रक्षा करना है वो किसका कर्तव्य होता है, सरकार का। जैसे आगरा में ताजमहल है, ठीक है, और दिल्ली का लाल किला है, और जैसे आपके साउथ में देखें तो साउथ में बहुत मंदिर हैं, जैसे विरूपाक्षी, विलापाक्षी, ठीक है, और जैसे खजुराहो की मंदिर जो श्रेणी है उसको, ठीक है। तो इस तरह की जो स्मारक है उनको क्या करना है, सरकार का कर्तव्य होगा उनको रक्षा करना और उनका पुनरुद्धार करना, ठीक है। तो ये हो गया आपके 49 में। अनुच्छेद 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका कौन आ जाती है, जैसे संसद, ठीक है, संसद जो विधायक वो होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत है। न्यायपालिका के मतलब होता है SC SC, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये क्या है, न्यायपालिका। तो इसको अलग करता है अनुच्छेद 50। ये भी बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि कार्यपालिका को अलग और न्यायपालिका से अलग किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 50 के द्वारा इन दोनों को अलग किया जाता है, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 51।
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा सुलझाना इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था। ठीक है, तो यहाँ से दो एक सवाल बन जाते हैं, जैसे भारत किस अनुच्छेद के अंतर्गत यूएनओ का सदस्य बना, तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे रखा है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बन जाएगा, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। ठीक है, जैसे इनको 3 भागों में बांटा गया है, डीपीएसपी को 3 भागों में वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे पहला होगा गांधीवादी विचारधारा से संबंधित था, समाजवादी विचारधारा से संबंधित और उदारवादी विचारधारा से संबंधित। ठीक है, अगर गांधीवादी विचारधारा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें डीपीएसपी में, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, अनुच्छेद 40, जिसमें किसमें पंचायत ग्राम पंचायतों का गठन की बात करता है, 43 ख, 46, 47 और 48, ये गांधीवादी विचारधारा से संबंधित रखते हैं। ठीक है, समाजवादी विचारधारा से देखें तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, 41, अनुच्छेद 42, 43 का और 47, ये सामाजिकवादी विचारधारा से संबंधित डीपीएसपी का पार्ट माने जाते हैं। ठीक है, उदारवादी उदारवादी जो पार्ट माने जाते हैं आपके, जैसे अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का, 49, 50 और 51, ये जो अनुच्छेद है ये उदारवादी अनुच्छेद से संबंधित रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है, वो कई बार पूछा हुआ सवाल है, तो आप ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाला और कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, सारी की सारी जो चीज़ है यहीं से, अगर आप एग्ज़ाम देके अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हो और उसमें अगर डीपीएसपी से अगर सवाल आता है, तो आप उस सवाल को इसके अंतर्गत आप देख लोगे। ठीक है, अनुच्छेद 43 और 47, अनुच्छेद 43 और 47 जो है गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, अनुच्छेद 43 और 47 गांधीवादी और समाजवादी दोनों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 गांधीवादी और उदारवादी दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 48 जो मैंने ऊपर बताया था। यहाँ देखिए कुछ नोट्स हैं, जैसे मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। सरकार मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों का प्राधान्यता नहीं दे सकती। जैसे मूल अधिकार है और पर नीति निर्देशक डीपीएसपी है, उन पर क्या है, प्रधानता नहीं दे सकती, किसको, मूल अधिकार को। ठीक है, फिर आते हैं कुछ देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको देख लेना चाहिए। जैसे मूल अधिकार एक साइड में देख रहे हैं, डीपीएसपी एक साइड में देख रही है। मूल अधिकार को यूएसए से लिया था, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड से लिया गया है। इसे भाग 3 में रखा है, मूल अधिकारों को भाग 3 में रखा है, जबकि डीपीएसपी को भाग 4 में रखा गया है। मूल अधिकार में यह जन्म से मिल जाता है और यह नैसर्गिक अधिकार होता है। ठीक है, यह नैसर्गिक अधिकार नहीं होता है, सरकार इसे लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए बाध्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय तथा वाद योग्य है। न्यायालय में अगर इनका हनन होता है तो जो बंदा कोई भी व्यक्ति है वो न्यायालय जा सकता है और उनको वाद योग करवा सकता है। लेकिन डीपीएस की बात करें तो यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते और ये वाद योग्य नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक हो जाता है। सरकार की शक्तियों पर क्या है, नियंत्रण करता है व्यक्ति के प्रति। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है, अर्थात धनात्मक होता है। ठीक है, मूल अधिकार की बात करें, इसके पीछे कानूनी मान्यता होती है मूल अधिकार पर। अगर उनको किसी भी जो मूल अधिकारों का अगर उनको लागू नहीं किया जा रहा है तो उसके पास, व्यक्ति के पास में कानूनी अधिकार होते हैं कि उसको लागू किया जा सके, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक मान्यता होती है डीपीएसपी में। मूल अधिकारों को निलंबित हो सकते हैं, निलंबित किया जा सकता है मूल अधिकारों को, और जो डीपीएसपी है इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति की भलाई के लिए इसका यूज किया जाता है मौलिक अधिकारों को, लेकिन डीपीएसपी के या समाज की भलाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये डिफरेंट है मूल अधिकार और आपके डीपीएसपी में। यहाँ देखें कुछ याद करने वाले तथ्य हैं जिनको हमें याद करना रखना चाहिए। जैसे संविधान के भाग 4 में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के को निम्नलिखित 5 समूह में बांटा जा सकता है। कौन सा, जैसे नीति निर्देशक तत्व है इनको 5 समूह में बांटा जा सकता है। आर्थिक न्याय संबंधित तत्व, सामाजिक न्याय संबंधित तत्व, पर्यावरण संबंधित तत्व और राजनीतिक न्याय संबंधित तत्व। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय और सुरक्षा संबंधित जो निर्देशक तत्व हैं उनमें बांटा गया है 5 भागों में। ठीक है, डॉक्टर दूसरा देखें पॉइंट, देखें यहाँ पॉइंट है, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों को गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 ग में पुरुष व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। शराबबंदी संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत रखी गई है, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बताया था। अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 46 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 48 का की बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का वर्णन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको याद रखना है, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुदान अदा किया जाएगा, ये कथन बोला था केटी शाह ने। तो ये भी पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन जो बोला है किसने बोला है, किसके द्वारा बोला गया है, तो ये केटी शाह के द्वारा बोला है, ठीक है। तो यह हो गया। तो आज की जो क्लास है आपकी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने कोई भी पार्ट आपका इधर से उधर नहीं किया है। अगर जो भी अगर सवाल बनता है तो यहीं से सवाल आपका देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी और कमेंट भी करते रहें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।